प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और ये हमारा सोशियोलॉजी है और हमारे आज के चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वर्तमान को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु तो आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को समझने के लिए ज़रूरी है कि भारत के औपनिवेशिक अनुभवों को जानें। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिक काल से औपनिवेशिक अनुभवों को जानें। औपनिवेशिकता की देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। यह एक विरोधाभासी स्थिति भी थी। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना। वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। इस तरह के अंतःविरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। ऐसे अनेक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में अध्याय 1 और 2 में चर्चा की गई है। अगले कुछ पाठों में यह बात साफ उभर कर आएगी कि किस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन हमारी विधि व्यवस्था, हमारा राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग एवं कृषि, हमारे नगर और हमारे गांव, इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। इसके कुछ उदाहरण जो हमें अपने आम जीवन में पाते हैं वे इस प्रकार हैं। हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारी सड़कों पर बाएं चलना भी ब्रिटिश का ही अनुकरण है। उपनिवेशवाद की समझ को देख लेते हैं। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन सभी क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा। इसके कारण जो परिवर्तन आए वो अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें कमज़ोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनकी निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसके विपरीत ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और इसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें। ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला, अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके विवरणों के तरीकों को भी बदल दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए।
इससे जंगल पर आश्रित गड़रिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गड़रियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल से भेड़, बकरियों, गाय, भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। नीचे दिए गए बॉक्स में संक्षेप में बताया गया है कि किस प्रकार औपनिवेशिक कानून, विशेषकर जंगलों से संबंधित कानून ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियाँ उल्लेखनीय हैं। पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियाँ। बंगाल में रेलवे की शुरुआत एक निर्णायक घटना थी, जिससे असम के जंगल से संबंधित नीतियों में एक परिवर्तन आया। उस समय असम बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था। जब ये नीतियाँ उदार न होकर हस्तक्षेपवादी हो गई, जैसे जैसे रेलवे के शयनयानों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे असम का वह जंगल, जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं था, राजस्व कमाने का एक आकर्षक संसाधन बन गया। उन दिनों का असम आज के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से मिलकर बनता था। 1861 से 1878 के बीच 269 वर्ग मील का विस्तृत जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया। सन 1894 तक यह क्षेत्र 3683 वर्ग मील का हो गया और यह बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के अंत तक 20,061 वर्ग मील हो गया, जिसमें कुल प्रांत का 42.2% क्षेत्रफल था। इनमें से 3,609 वर्ग मील को आरक्षित कर दिया गया था, जिसमें गौर करने की बात यह है कि जंगल का वो बड़ा क्षेत्र जिसमें आदिवासी समुदाय का निवास था और जो सदियों से वहाँ जीवन यापन करते आए थे, जनजातीय समुदाय जंगलों से संबंध हो थे, भी प्रशासकीय नियंत्रण में आ गया। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातीय समुदाय जंगलों से संबंध होकर प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन जीते थे। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उद्भव हुआ, जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र में से था। उसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए चुना था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील, इन सरकारी सेवाकर्मियों और व्यवसायियों का बहुत आवागमन होता रहा। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवाकर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। कितने लोग तो जहाज़ पर रास्ते में ही मर जाते थे। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ में तो कभी लौट कर ही नहीं आए। आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुँचे थे। सन 1834 से लेकर 1920 तक भारत के अनेकों बंदरगाहों से नियमित रूप से जहाज़ जाते थे। उन जहाज़ों में विभिन्न धर्मों, लिंग, वर्गों व जातियों के भारतीय लोग होते थे, जिन्हें कम से कम 5 साल के लिए मॉरिशस के बागानों में मजदूरी करने के लिए पहुंचाया जाता था। इसके लिए कई दशकों तक लोगों का चयन मुख्यतः बिहार प्रांत के, विशेषकर पटना, गया, आरा, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिलों से होता था। 1834 से 1920 तक ये काम चलता था। सोच लीजिए। और सबसे ज़्यादा बिहार प्रांत के मजदूर ही जाया करते थे, जिन्हें कम से कम 5 साल के लिए मॉरिशस भेजा जाता था। और इसमें पटना, गया, आरा, सारण, तिरहुत और चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले विशेषकर हैं। व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए। वस्तुतः उपनिवेशवाद बृहत एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप से थे,
जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। जैसे कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में उस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का माध्यम बनी। उपनिवेशवाद के आयामों व तीव्रता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीवाद की संरचना को समझा जाए। पूंजीवाद ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिनमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। कक्षा 12 की पहली पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज में पूंजीवादी बाजार के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग से उद्योग एवं कृषि में रूपांतरण आदि सम्मिलित है। पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। इन्हीं गुणों के कारण पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करता है। पूंजीवादी दृष्टिकोण से बाजार को एक वृहद भूमंडलीकृत रूप से देखा गया। पश्चिमी उपनिवेशवाद का पश्चिमी पूंजीवाद के विकास से अन्योन्याश्रित संबंध है। यही बात औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़े। अगले भाग में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उपनिवेशवाद के प्रभाव से कुछ विशिष्ट प्रारूपों का उद्भव हुआ। अगर पूंजीवादी व्यवस्था सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप से ले सकता है। आज यह बड़ी स्वाभाविक लगता है कि हम सब राष्ट्र राज्य में रहते हैं और हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। क्या आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पासपोर्ट का अधिक चलन नहीं था कि कुछ ही क्षेत्रों के लोगों के पास यह उपलब्ध था। समाजों का संगठन सामान्यतः इन आधारों पर नहीं होता था कि राष्ट्र राज्य एक विशिष्ट प्रकार के राज्य के लिए उपयोगी है, जो कि आधुनिक समाज का लक्षण है। सरकार को एक विशेष क्षेत्र में संप्रभुता प्राप्त होती है और इसमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूहों को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकें। ये प्रजातांत्रिक विचारों के उद्भव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 3 में आप इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत तथा प्रजातांत्रिक अधिकार के बीच विपरीतार्थक संबंध है। हमने जाना है कि उपनिवेशवाद का मतलब साधारणतः विदेशी शासन जैसे भारत में ब्रिटिश शासन से है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रवाद का निर्देश था कि भारत के लोगों या किसी भी उपनिवेशीय समाज के लोगों को संप्रभु होने का समान अधिकार है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इन विरोधाभास को सही समय पर समझा। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि स्वाधीनता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के लिए लड़े। नगरीकरण और औद्योगिकरण। औपनिवेशिक अनुभव। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। बहुत सारी पश्चिम समाजशास्त्रीय पुस्तकों में यह बताया गया है कि
अति विकसित परंपरागत सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास की वजह से बहुत ही कम लोग कृषि के कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृद्धि में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। यह देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों प्रायः एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था, जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। सबसे पहला कौन था? ब्रिटेन। सन 1800 से 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों में पूरी जनसंख्या के 20% लोग रहते थे। सन 1900 तक यह अनुपात 74% का हो गया। राजधानी लंदन में सन 1800 में लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि इसकी जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ हो गई थी। लंदन उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र था। यह केंद्र निरंतर फैलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र हो गया था। भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911 भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़ों के थान और बर्तनों का अबाध और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योगों का लगभग सफाया ही हो गया। खेती से हुई उपज की ऊंची कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। ग्रामीण संगठनों और कारोबारों का विघटन प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग गति से हुआ। विकसित प्रांतों में यह परिवर्तन ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखा। दुनिया का सबसे बड़ा नगर था, वह उत्पादन और वाणिज्य की आर्थिक प्रकृति का केंद्र था। यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगिकरण का एक उल्टा असर, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण हुआ। भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता गया। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत और मछलीपट्टनम जैसे जहाँ से व्यापार हुआ करता था का अस्तित्व कमजोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे बम्बई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन से प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका, मुर्शिदाबाद की राज्य सभाओं का विघटन हो गया। फलतः इन राज्य सभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और खुले लोगों का भी पतन हुआ। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में जहाँ यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को बदले में जो दिया था, वह था भूमि स्वामित्व और अंग्रेजी में शिक्षा की सुविधा। कुछ तथ्य यह साबित करते हैं कि जो विकल्प दिए गए थे, वे मध्य वर्ग का गठन करने के लिए समुचित नहीं थे। यह पहला तथ्य है कि प्रारंभ में इसकी कृषि से हुई उपज से कोई लेना देना नहीं था, और दूसरा, भारत की सांस्कृतिक परंपरा से कोई संबंध नहीं था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जमींदार जमीन के परजीवी हो गए और शिक्षित स्नातक बस नौकरी ढूंढने लगे। एक बार फिर से सुन लीजिए इस लाइन को।
हम अच्छी तरह जानते हैं कि जमींदार जमीन के परजीवी हो गए और शिक्षित स्नातक बस नौकरी ढूंढने लगे। नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामानों, ढाका या मुर्शिदाबाद उच्च कोटि की रेशम की मांग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी हो गई। ये उत्पाद जिन बाह्य बाजारों पर निर्भर थे उनका भी कमोवेश सफाया हो गया था। दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राम शिल्प, विशेषतः पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अंग्रेजों का प्रवेश जल्दी और सघन था, अधिक समय तक स्थिर रहे, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया। तीनों नगरों की शुरुआत, उद्भव और विकास के बारे में बताएंगे और जानकारी इकट्ठा कीजिए। इनके पुराने नामों के बारे में पता लगा करें, जिन्हें बदलकर अब बम्बई से मुंबई, मद्रास से चेन्नई और कलकत्ता से कोलकाता, बेंगलुरु से बेंगलुरु किया गया है। अन्य शहरी उपनिवेशी नगरों के विकास के बारे में भी पता लगाएं। भारत में समाजशास्त्रीय लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणामस्वरूप ऊपरी मध्यम वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभवों के साथ की जाती रही है। ऐसे ही एक झलक बॉक्स में दिए गए विवरण से मिलती है। निम्नलिखित तर्क से यह भी पता चलता है कि औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी है। दूसरे शब्दों में यह भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों के बारे में है। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे मुंबई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। इस प्रकार ये नगर भूमंडलीय पूंजीवाद के ठोस उदाहरण थे। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक भारत में मुंबई को किस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था। सन 1900 तक भारत की 1/3 कच्ची कपास को जहाज से भेजा जा चुका था। कोलकाता से जूट का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से कहवा, चीन, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी वजह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। कोलकाता उन दिनों कलकत्ता ऐसा पहला नगर था। सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम जॉन चॉर्नॉक था ने हुगली नदी के तट के लगे 3 गांव कोलकाता, गोविंदपुर और सूता नदी को पट्टे पर लिया। उसका उद्देश्य उन तीनों गांवों में व्यापार के अड्डे बनाना था। हुगली नदी के किनारे ही सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से हुई। फोर्ट और उसके आसपास का खुला क्षेत्र, जिसे मैदान कहते थे, जहां सैन्य बलों के डेरे थे, कलकत्ता नगर का केंद्र बना। इसके केंद्र से नगर का प्रसार हुआ। चाय की बागवानी। हम अब तक जान चुके हैं कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण
उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसकी वजह औद्योगिकरण के दौर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रारंभिक औद्योगिकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था, जो अपने ही हितों को देखता था। हम विभिन्न उद्योगों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल चाय की बागवानी को उदाहरण के रूप में ले लेंगे। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करते थे और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाता था, और उनसे ब्रिटिश व्यवसायों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। कथा साहित्य एवं अन्य स्रोतों से बागान में काम करने वालों के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। वे इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे। औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम का अलग हो सकते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करें जो ब्रिटेन में लागू होते थे। श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी? सन 1851 में चाय उद्योगों की शुरुआत भारत में हुई। ज़्यादातर चाय के बागान असम थे। सन 1903 तक 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ काम पर रखा गया था। चूँकि असम की जनसंख्या सघन नहीं थी और चाय के बागान निर्जल पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया गया था। लेकिन दूर दराज से हजारों मजदूरों को लाकर ऐसी जगह पर रखने में जहाँ की आबोहवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी, यहाँ तक कि विचित्र प्रकार के बुखारों का प्रकोप था। इलाज में अत्यधिक खर्चा होता था और इस खर्चे के लिए बागानों के मालिकों और ठेकेदार सहमत नहीं थे। सही तरीकों से मजदूरों को लाना खर्चीला होता, इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियों ने सरकारी ताकत का सहारा लिया। ऐसे कानून बनाए गए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। असम के चाय बागानों के लिए मजदूरों की नियुक्ति वर्षों तक होती रही। यह काम ठेकेदारों को दिया गया था, जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट, जिसका संशोधन 1873 में किया गया, का इस्तेमाल करके मजदूरी को प्रलोभन और बल और भय के द्वारा आरंभ किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का पार्ट में जल्द प्रोवाइड करूँगी। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।